कक्षा 9 इकाई 3 इसका पार्ट 3.3 जामुन का पेड़। आज हम पढ़ेंगे जामुन के पेड़ में व्यंग्य किया गया है। कृष्णचंद्र जो लेखक हैं इन्होंने सरकारी विभाग पर व्यंग्य किया है, क्योंकि हर काम सरकारी बहुत ही धीरे धीरे होता है और लोग एक दूसरे पे थोपते हैं काम को। कोई करना नहीं चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसी को इस पार्ट में अन्य तरीके से समझाया गया है और व्यंग्य किया गया है। तो सबसे पहले कृष्णचंद्र का जीवन परिचय देखते हैं। कृष्णचंद्र का जन्म अभी पाकिस्तान हो गया है बंटवारे के बाद वजीराबाद गुजरावाला में 23 नवंबर 1914 को हुआ था। और इनकी पहचान है उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में। कई उपन्यास और कहानी इन्होंने लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास में से एक है एक गधे की आत्मकथा, और एक लघु कथा है अन्नदाता, और एक फिल्म बनी थी धरती के लाल जिसके राइटर ये थे। इसके बाद कहानी संग्रह में फूल और पत्थर, इसमें से ये जो पाठ है लिया गया है। और इनकी मृत्यु 8 मार्च 1977 को हुई। अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ की शुरुआत होती है सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय। सचिवालय का एक आंगन होता है, लॉन होता है। तो रात के समय जोरों का आंधी चलता है, झक्कड़ चला आंधी चलती है, तो वहाँ पे एक जामुन का पेड़ रहता है जो काफ़ी फलदार रहता है। इसके फल बहुत ही अच्छे होते हैं। तो रात के समय वो गिर जाता है। अब सुबह जब ऑफिस खुलने से पहले सबसे पहले माली आता है तो देखता है कि उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ पड़ा है। अब माली चपरासी के पास जाता है, क्योंकि सुबह इन्हीं लोग पहले आते हैं। तो चपरासी दौड़ा दौड़ा कहाँ जाता है? क्लर्क के पास। क्लर्क जाता है सुपरिंटेंडेंट के पास, और फिर सारे मिलके कहाँ आते हैं? लॉन में। और गिरे हुए पेड़ के नीचे देखते हैं चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई और नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। अब दबा पड़ा आदमी को कोई चिंता नहीं करता है। अब इन लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोलता है, दूसरा बोलता था हाँ इसकी जामुनी कितनी रसीली होती थी, और फलों के मौसम में मैं झोली भर भर के ले जाता था, मेरे बच्चे तो इसकी जामुन बड़ी खुशी से खाते थे। तीसरा ये बोलता है और बड़े ही रुआंसा होकर, लेकिन उस व्यक्ति की परवाह किसी को नहीं होती। यह बात कहते कहते वो इशारा भी करता है कि मगर यह व्यक्ति तो पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है। अब कोई एक इसमें से दयालु रहता है तो बोलता है कि इसको बचाया जा सकता है। तो उतने में वो बोलता है दबा हुआ कि हाँ मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? इतना बड़ा पेड़ गिरने के बाद भी जिंदा है? तो दरख्त को तुरंत उठाकर निकाल देना चाहिए, माली सुझाव देता है। माली को थोड़ी दया आती है। तो फिर कामचोर जो एक रहता है मोटा चपरासी, वो बोलता है अरे बहुत मुश्किल काम है इतना भारी पेड़ है और वजनी भी है। अब इन लोग का शुरू होता है एक दूसरे पे टालना। तो 15-20 माली, चपरासी, क्लर्क सब अगर पेड़ के नीचे मतलब नीचे से दबे हुए आदमी की कोशिश करेंगे तो निकाला जा सकता है, यह एक माली बोलता है। तो एक क्लर्क, बहुत सारे क्लर्क एक साथ बोल पड़ते हैं लगाओ जोर, हम भी तैयार हैं। बहुत सारे लोग पेड़ उठाने को तैयार हो जाते हैं। उतने में सुपरिंटेंडेंट बोलता है ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। अब अंडर सेक्रेटरी जो रहता है वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब जैसे जैसे आगे गए थे वैसे वैसे वो बात फिर धीरे धीरे वापस आती है क्लर्कों तक, क्लर्क के बाद माली तक। अब ये करते करते फाइल फिर पहुंचने लगती है कि ये तो सचिवालय का पेड़ है और ये सरकारी इसमें आता है, अब इसको कैसे हटाया जाए, इसके लिए अब फाइल तैयार की जाती है। ये सब करते करते पूरा दोपहर हो जाता है, दिन बीत जाता है। फिर उसमें से कोई दयालु रहता है, उसको लाके खाना खिलाता है, लेकिन कोई निकालता नहीं है। अब सबसे पहले फाइल जाती है व्यापार विभाग को। तो व्यापार विभाग वाले बोलते हैं या तो पेड़ की समस्या है तो कृषि विभाग के अधीन है, और मैं अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज देता हूँ। अब वहाँ से उत्तर आते ही पेड़ हटवा दिया जाएगा। अब दूसरा दिन आ जाता है। दूसरे दिन कृषि विभाग से जब जाती है फाइल तो क्या उत्तर आता है कि यह तो फलदार पेड़ है, तो यह
हॉर्टिकल्चर को जाता है। अब हॉर्टिकल्चर में जब जाता है तो शाम हो जाती है, तो वहाँ से जब याद आता है कि फलदार में पेड़ है ये, हम तो पेड़ लगाने का काम करते हैं और कटवाने का कहाँ से हम करेंगे, तो ये बोल के वो काट देते हैं। एग्रीकल्चर वाले बोलते हैं हम तो फसल और अनाज देखते हैं, है ना, और फल हॉर्टिकल्चर, तो एक दूसरे पे सब टालते रहते हैं। इसके बाद फिर रात हो जाता है, रात को दबे हुए को फिर एक माली दाल भात लाकर खिलाता है उस व्यक्ति को, और चारों तरफ फिर पुलिस का पहरा हो जाता है। अब कौन पुलिस की कानूनी कार्रवाई को हाथ में कौन लेगा, तो इसलिए खाना भी खिलाता है, तो इजाज़त लेके वो मालिक खिला देता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला हो जाएगा। एक दिन पूरा बीत गया, रात भी बीत गई और रात से गिरा था, रात से रात पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। अब माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती। अब दबा हुआ आदमी असहाय सा पड़ा है वहाँ, कुछ नहीं बोला। फिर माली ने बोला कि कोई तुम्हारा वारिस है, आता पता है तो बताओ। तो बोलता नहीं, मैं लावारिस हूँ, बड़ी मुश्किल से बोलता है। अब एक दिन दबा, दूसरे दिन बीत गया, तीसरा दिन अब आया। हॉर्टिकल्चर वालों का भी जवाब आ गया, है ना, कि फलदार पेड़ है, हम नहीं काट सकते हैं। अब क्या किया जाए, अब इस आदमी को ही काट कर निकाला जाए। अब क्या होता है, सर को अलग और धड़ को अलग, ये व्यंग्य किया है। ऐसा तो किसी को किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन ये इसने व्यंग्य किया है। तो अब बड़े मुश्किल से भरपूर विरोध करता है वो कि नहीं ऐसा नहीं। तो फिर अब मेडिकल वाले आते हैं, सर्जरी के लिए होता है, सर्जरी वाले को बुलाते हैं, तो बोलता है कि हाँ सर्जरी तो सक्सेस होगा, लेकिन ये आदमी बचेगा कि नहीं इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। तो ये बात देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन अभी तक किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। अब फिर रात हो गई, रात को दबे हुए माली के मुंह में खिचड़ी डालते हुए बताया कि आपका मामला ऊपर तक चल रहा है, माली ने बताया, और कल हो सके सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और तुम्हारा केस भी रखा जाएगा। फिर अब अति हो गई, तो दबा हुआ आदमी आह भरता है कराहते हुए, फिर धीरे से उसके मुंह से ये बात निकलती है, ये तो माना कि तगा फूल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब कि तुम हमारा काम तो करोगे, लेकिन काम करने से पहले हम मर चुके होंगे। अब ये शायरी सुन के अचंभे से उसके मुंह में आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने उस पर हाथ रख के बोलता है कि क्या तुम शायर हो। तो धीरे से वो सिर हिला देता दबा हुआ आदमी। अब दूसरे दिन ये बात पूरी अफवाह की तरह फैल जाती है और थोड़ी देर में शाम होते होते पूरे गली मोहल्ले के शायर इकट्ठे हो जाते हैं और मानो यहाँ मुशायरा चल रहा है। अब कई लोग आते हैं जिन्हें साहित्य में कविता में लगाव था। कुछ शायर दबे हुए से अपने गज़लें और नज़में सुनाने लगते हैं। कई क्लर्क गज़लों को दुरुस्त करने में लग जाते हैं और जब पता चलता है कि यह दबा हुआ आदमी शायर है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अब ये काम की ना तो एग्रीकल्चर का है, ना हॉर्टिकल्चर का है, ना मेडिकल का है, ये तो कल्चरल वालों का है। अब कल्चरल वाले सारे इकट्ठे होते हैं। अब बोलते हैं कि तुम शायर हो, तो हाँ मैं शायर हूँ। तो उपनाम क्या है, तो ओस। ओस हर किसी की ज़बान पे था ओस का नाम। तो बोलता है ओस ये बहुत ही मशहूर शायर रहते हैं। तो आश्चर्य से बोलता है इतने बड़े शायर, ओस के फूल के लेखक, और हमारी एकेडमी का आप मेंबर ही नहीं। ओफ, ये कैसी भूल हो गई, इतने बड़े शायर अंधेरी और गुमनामी में दबा पड़ा है। तो क्या बोलता है, दबा दबा व्यक्ति की गुमनामी नहीं, एक दरख्त के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे दबा हूँ और मुझे यहाँ से निकालिए। तो बोलता है अच्छा अभी बंदोबस्त करता हूँ, और वो फिर फ़ौरन अपने विभाग वालों को इसकी रिपोर्ट देता है। अब इसकी तो ये था कि भाई मुबारक हो बोल रहे हैं, मिठाई खिलाते हैं, साहित्य अकादमी में तुम्हें केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया है। लेकिन जो दबा हुआ था उसकी समस्या तो ये थी कि पेड़ के नीचे से निकालो। तो कराह कर बोलता है कि मुझे यहाँ से निकालो। अब निकालने की परवाह किसी को नहीं है। अब सारी बातें होते होते बात पहुँच जाती मिनिस्टर तक, और मिनिस्टर फिर आगे बात करते हैं। फिर मिनिस्टर बोलते हैं ठीक है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन
जब तक उनको निकाला जा रहा था, कुल्हाड़ी लेके आते हैं काटने के लिए, तो फिर क्या होता है, उतने में वो व्यक्ति मर चुका रहता है, उसकी ज़िंदगी की फ़ाइल मुकम्मल हो गई रहती है। तो ये पार्ट इतना ही। पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।